हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग की एमआरएस की जो वैकेंसी आई थी, जिसमें आप लोग का दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, तो उसके 2023 में जो क्वेश्चन पेपर आए थे अलग अलग सब्जेक्ट के, पीजीटी के, टीजीटी के या फिर जो नॉन टीचिंग कोर्स थी, सभी के जो पीवाईक्यूज थे वो लेकर के मैं आ रही हूँ अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, जिससे कि आप आसानी से अपनी तैयारी कर सके और ये आपको आइडिया लग सके कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसकी सारी ही प्लेलिस्ट लगभग चल रही हैं आपकी, चाहे वो आईसीटी हो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो, या फिर रीजनिंग हो, जनरल अवेयरनेस हो। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है आपका, इसमें इंग्लिश और हिंदी दो चीज़ें आनी है। तो हिंदी की मैंने पीजीटी और टीजीटी की ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, अगर नहीं देखी है तो ज़रूर से देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं। आज जो पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये आपका जर्नल हिंदी में जो जो टीजीटी लाइब्रेरियन का पेपर हुआ था, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं ज़रूर से देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे इसी तरह की वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी, हेल्पफुल रहेगी, तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। यहाँ पर जैसे कि आपको पता है, जो जनरल हिंदी है उसमें सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया होगा, जिसमें कि आपको 2-3 क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी 31 131 से 133 तक, यानी कि 3 क्वेश्चंस आपके पैरा से पूछे गए हैं। लेकिन इसमें इंग्लिश का पेपर जो मैंने सॉल्व करवाया है, आप देखेंगे तो वहाँ पर पैराग्राफ नहीं होगा, वहाँ पर आपको डायरेक्ट ग्रामर से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछने को पूछे गए हैं। उसको अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि ग्रामर किस तरह की पूछी जा रही है इंग्लिश की। तो जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट के क्वेश्चंस हैं वो आप आसानी से तैयार कर ले जाएंगे। यहाँ पर ये पैरा जो दे रखा है, क्या दे रखा है वो देखते हैं पहले। नारी समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। प्राचीन काल में नारी को अत्यंत सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। कहा जाता था कि जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। मध्यकाल में नारी का महत्व कुछ कम हो गया। यत नायस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत् देवता वाले देश में उसका भोग की वस्तु बना दिया गया है। तब नारी आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं थी, वह पराधीन थी, तथा उसके अधिकारों में कटौती होती चली गई। समाज में पुरुष वर्ग को उपार्जन का उत्तरदायित्व मिल जाने से एक प्रकार का पूंजीपतित्व ही प्राप्त हो गया। उसने नारी को कठिन बंधनों में बांधकर रखने का हर संभव प्रयास किया। यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है वो क्या कह रहा है कि नारी जो होती है समाज का एक अभिन्न अंग होती है, एक महत्वपूर्ण अंग है। प्राचीन काल में पहले का जो एंशिएंट टाइम था, वहाँ पर बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त था नारी को, और कहा जाता था कि जहाँ नारी की पूजा होती वहीं देवता निवास करते। लेकिन मध्यकाल जैसे जैसे आया, धीरे धीरे क्या हुआ, नारी का महत्व कम होता चला गया। और जहाँ पर ये जो आपका एक दे रखा है, यत नयस्ति पूजन्ते रमन्ते तत् देवता, मतलब यही है कि जहाँ जहाँ पर नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते, इसका अर्थ यही है। उस देश में जो नारी थी उसको एक भोग की वस्तु की तरह माना जाने लगा है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर नारी जो थी वो पूरी तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी। जैसे कि आज के टाइम में बाकी सब लोगों ने फॉर्म फिल किया है, बहुत सी इसमें फीमेल कैंडिडेट्स हैं, कुछ मेल कैंडिडेट्स हैं। तो उन सबको जॉब मिलेगी, आप लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेंगी। पता नहीं कितनी लड़कियाँ हैं इस टाइम पे जो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली। लेकिन उस टाइम पर क्या था, इतना ज़्यादा चलन नहीं था कि बाहर जाके नौकरी करें या जो है पैसे कमाएँ, अपना जीविकोपार्जन करें। तो वहाँ पर आर्थिक स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए वहाँ पर वो पराधीन थी और उनके अधिकारों में क्या होता था, कटौती होती थी। उनको अपने अधिकारों का ज्ञान ही नहीं होता था कि क्या-क्या उनके अधिकार हैं। तो सामान्य पुरुष वर्ग को उपार्जन का उत्तरदायित्व मिल जाने से एक प्रकार का पूंजीपतित्व ही प्राप्त हो गया था और उसने नारी को कठिन बंधनों में बांधकर रखने का हर संभव प्रयास किया था। तो यहाँ पर नारी के बारे में बताया गया है कि कब प्राचीन काल में क्या स्थिति थी, मध्यकाल में क्या रही और वर्तमान में क्या रही। और अब यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में नारी को स्थान प्राप्त था, अत्यंत सम्मानजनक, अत्यंत महत्वपूर्ण, देवी का महत्वपूर्ण। तो प्राचीन काल में क्वेश्चन में आपने जो पैरा पढ़ा वहाँ पर देखा कि बहुत ही सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 वाला होगा कि अत्यंत सम्मानजनक। देवी यहाँ पर नहीं लिखना है, सम्मानजनक एग्ज़ैक्टली आपके उसमें पैरा में दे रखा था, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें जो पैराग्राफ होते हैं ना, उसको सॉल्व करते टाइम आपको अपना दिमाग नहीं लगाना होता, जो आपके पैरा में कहा गया आपको उसी को एज़ इट इज़ आंसर लेकर के मानना होता है। अपनी तरफ से उसको ना कुछ भी ऐड करिएगा, वहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्यकाल में नारी का सम्मान कम होने लगा था क्योंकि पुरुष वर्ग अहंकारी हो गया, पुरुष वर्ग को उपार्जन का उत्तरदायित्व मिल गया, नारी को सौंदर्य के कारण अहंकार हो गया, नारी स्त्री पुरुष में बौद्धिकता की दृष्टि से भेद किया जाने लगा। तो मध्यकाल में क्यों कम हो गया सम्मान नारी का? तो आपने पैरा में पढ़ा था क्या था
कि पुरुष वर्ग जो था, उपार्जन का उत्तरदायित्व उसे मिल गया था, इसलिए नारी का सम्मान धीरे-धीरे कम हो गया। फिर आता है मध्यकाल में नारी। परतंत्र वो थी, पूजनीय थी, आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र थी, स्वावलंबी थी। स्वतंत्र तो नहीं थी, ना ही पूजनीय माना जाता था, क्या थी? परतंत्र हो गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 1 वाला। बहुत ही 3 क्वेश्चन थे, बहुत ही सिंपल से ईज़ी से क्वेश्चन थे। आप पैरे को समझ लीजिए तो यहाँ पर ईज़िली आंसर दे पाएँगे और यहाँ पर उसकी हिडन मीनिंग से भी कुछ नहीं पूछा गया। एज़ इट इज़ आपको पैरे में आंसर मिल जाएँगे। नेक्स्ट अब यहाँ पर पर्यायवाची पूछा गया है कि निम्नलिखित में आकाश का पर्यायवाची नहीं है इसमें से नभ, नीरव, गगन, अंबर। तो यहाँ पर आकाश का पर्यायवाची नभ भी होता है, गगन भी होता है और अंबर भी होता है, नीरव नहीं होता। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सेकंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि हमने प्रीवियस के जो टीजीटी, पीजीटी के सॉल्व किए थे वहाँ पर देखा था कि एक मुहावरा या लोकोक्ति आपको दी जाएगी और आपसे मीनिंग उसका पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्या है मान न मान मैत्रेय मेहमान, ये लोकोक्ति दी गई है इसका अर्थ आपको बताना है। किसी को अपना करवाने के लिए बाध्य करना, किसी भी कार्य को करने में असमर्थ होना, बिना बताए किसी के घर पहुँचना, ज़बरदस्ती किसी के गले पड़ना। तो मान न मान मैत्रेय मेहमान यानी कि आप किसी को नहीं जानते या नहीं कुछ आदर भाव देना चाह रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्ती वो आपका मेहमान बना हुआ है। तो यहाँ पर इसकी वर्ड मीनिंग क्या हो जाएगी? जिसकी मीनिंग हो जाती है ज़बरदस्ती किसी के गले पड़ना। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है कि इसमें से कौन-सा शुद्ध है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, कोई एक आपका करेक्ट है, बाकी 3 जो होंगे वो इनकरेक्ट हैं। अनुग्रहित, अध्ययन, सामर्थ्य या फिर हँसमुख। तो यहाँ पर अगर हम क्या देखें कि जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है तो अध्ययन वर्ड जो लिखा है वो करेक्ट लिखा है, बाकी तीनों ही गलत है। अगर हम इनको सही करके लिखते हैं तो कैसे लिखा जाएगा? तो जो अनुग्रहित होता है उसको हम जो लिखते हैं वो इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पर जो रा की मात्रा लगाई गई है गा के नीचे वो गलत लगी हुई है, वो कुछ आपकी इस तरह से लगाई जाएगी। ये सही वर्ड हो जाएगा अनुग्रहित। उसके बाद है जो सामर्थ है वो सामर्थ नहीं लिखा जाता, सामर्थ्य लिखा जाता है। इस तरह से इसको लिखा जाता है। इसको अच्छे से देखिएगा, हो सकता है इस बार आपके एग्ज़ाम में इसको भी पूछा जा सकता है। हँसमुख जो है यहाँ पर जो हा के ऊपर बिंदी लगी हुई है वो आपकी चंद्र बिंदी होती है। यहाँ पर इसको इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पर ये चंद्र बिंदी बनती है। ये हो जाएगा हँसमुख। तो इस तरह से लिखा जाएगा, बाकी अध्ययन जो है वो करेक्ट लिखा हुआ है। ये तीनों गलत है। यहाँ पर बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है, वहाँ पर अक्सर गलती हो जाती है, तो जितने भी बचने वाले शब्द हैं देख लीजिएगा। मैंने आपको एक बुक बताई थी प्रीवियस वीडियो में लूसेंट की, उसे परचेज़ कर लीजिए, बहुत ही अच्छी बुक है लूसेंट की। इसमें आपको थ्योरी भी मिलती है, एमसीक्यूज़ क्वेश्चन्स भी मिल जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी बुक है, इसको परचेज़ कर लीजिए। कोई भी एग्ज़ाम होगा आपका उसमें हिंदी जो होगी जैसे केवीएस का आने वाली है, एनवीएस की आने वाली है, तो उसमें जो हिंदी पोर्शन पूछा जाएगा उस आपको इस बुक से वो सब कुछ ही सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है महामंडल, पहाड़, नदी, सभा। तो यहाँ पर जो व्यक्तिवाचक कौन-सा है? तो महामंडल जो होता है तो वो जो हो जाएगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। बाकी पहाड़ क्या होते हैं? पहाड़ आपके जातिवाचक पहाड़ और सभा ये दोनों ही क्या है? ये आपके जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। संज्ञा के कई तरह के भेद होते हैं, तो उसमें जातिवाचक संज्ञा जो होगी, उसमें आ जाते हैं पहाड़ और नदी और सभा जो होती है वो समूहवाचक हो जाती है। एक समूह को बताती है, तो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। तो यहाँ पर का एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में विलोमार्थी शब्द युग्म है। अब यहाँ पर जो आप ऑप्शंस देखेंगे, तो चारों ही ऑप्शंस में अमर का मर्त्य होता है, सही है। अमर जो मरेगा नहीं, मर्त्य जो मरने वाला है। आविर्भाव और तिरोभाव ये भी आपका विलोम शब्द है। अस्त और व्यस्त भी विलोम है और अल्पज्ञ और बहुज्ञ भी जो है वो विलोम शब्द है। तो चारों ही ऑप्शंस जो दे रखे थे वो करेक्ट ही दे रखे थे, तो यहाँ पर कुछ भी आप अलग से नहीं कर सकते। तो इसमें जो आंसर दे रखा है, आपके आंसर की में वो ज़ेड दे रखा था, इसका मतलब क्या था? ऑल। सारे ही करेक्ट हैं, तो जिसने जो भी लगाया होगा सभी को मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी कभी-कभी हो जाते हैं गलत, जो कि आपके पेपर में दे रखे होते हैं। तो रिवाइज़ आंसर की जब आती है तो वहाँ पर या तो सभी को नंबर दे दिए जाते हैं या तो क्वेश्चन हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो था आंसर की में ज़ेड माना गया है। चलिए नेक्स्ट है जिस समास में पहला शब्द प्रधान होता है और जो समूचा शब्द क्रिया विशेषण अव्यय होता है, उसे कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि कोई एग्ज़ाम्पल आपसे नहीं पूछा है कि समास का बताइए, एक डेफ़िनेशन ही दे रखी है समास की। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जिसका पहला शब्द प्रधान होगा और जो समूचा शब्द होगा वो क्रिया विशेषण अव्यय होता है, वो कौन-सा समास होगा?
अव्ययी भाव होगा, बहुब्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा। वो कौन-सा समास हो जाता है? वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है। इसकी पहचान बहुत अच्छी होती है। ये ज़्यादातर ये जो होते हैं, जैसे यथा शब्द है, इससे शुरू होते हैं या फिर प्रति से शुरू होते हैं, जैसे यथाशक्ति है। प्रति से क्या हो जाएगा? प्रतिदिन हो जाएगा। इस तरह के जो उपसर्ग होता है, उससे शुरू होते हैं, तो आप इज़िली इसकी पहचान कर पाएँगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तत्पुरुष जो होते हैं, तत्पुरुष समास में आपकी विभक्ति दे रखी होती है, बहुत ईज़ी होता है इसको भी पहचानना। बहुब्रीहि समास जो होते हैं, इसमें कोई अन्य अर्थ ही निकल कर के आता है, वो आपके बहुब्रीहि समास हो जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द कौन-सा है? रेखांश है, महाशय है, सदानंद है, महींद्र है। आपको बताना है इसमें से व्यंजन संधि कौन-सी है, तो व्यंजन संधि कौन-सी है? जो आपका ऑप्शन थर्ड वाला दे रखा है सदानंद। सदानंद जो है वो आपकी क्या है? व्यंजन संधि है। इसका अगर हम कहें कि संधि विच्छेद क्या होगा? जिसे हम सतधन आनंद लिखते हैं, धन आनंद हो जाएगा यहाँ पर, ये इसका संधि विच्छेद विच्छेद हो जाएगा और ये व्यंजन संधि है। बाकी जो 3 दे रखी है उसको देख लीजिए। जो रेखांश है, रेखांश में आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। ये वाली जो है आपकी ये दीर्घ संधि हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर जो आपका महाशय दे रखा है, इसमें भी क्या है? ये भी दीर्घ संधि। महींद्र में कौन-सी संधि है? ये आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिए। जो महींद्र लिखा हुआ है, महेंद्र नहीं है, महींद्र लिखा है, बड़ी की मात्रा लगी हुई है। इसमें कौन-सी संधि है? इसका आंसर आप सभी लोग जो भी वीडियोज़ देख रहे हैं, वो उसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। इसी तरह की और वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, पूरी तरह से फ्री है। आप लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर लिया करिए जिससे कि आपकी टियर 1 की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए और इन सब के प्रैक्टिस सेट भी मैं लेकर के आऊँगी जिससे कि आप नवंबर का जो पूरा महीना है, उसमें आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए, अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चंस की। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को नया सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।